बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में बहुत से अहम वाक़यात ज़हूर पज़ीर हुए और उनमें से कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिस पे कि शाम को जो टॉक शोज़ होते हैं उस पर बहुत बड़े बड़े जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन जो आज अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहा है इसका भी पाकिस्तान के साथ और इस पूरे रीजन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो सियासी समझबूझ रखने वाले लोग हैं उनका बहुत ही गहरा इंटरेस्ट है अमेरिका के सदारती इलेक्शन में। पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं इस इलेक्शन पर। और ये जो इलेक्शन है इसमें ये जो सवाल ज़ेर बहस है कि कौन जीतेगा ये इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस जीतेंगी। और दोनों में से जो भी जीतेगा तो उसके बाद पाकिस्तान और जो साउथ एशिया है उसमें अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी। तो पॉलिसी के इश्यूज़ तो बाद में आएंगे, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जो है उसमें किसका पलड़ा भारी है और क्या हो रहा है। तो हम पाकिस्तान में भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में आपको लेके जाएंगे जहाँ पे हमारे बहुत से जो साथी हैं वो आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टूडियो में जो मेरे साथ मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद है जनाब सुहेल बड़ाइश साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमेरिका की सियासत पर इनकी बहुत गहरी नज़र है। शहजाद इकबाल साहब, आप अच्छी तरह उनको जानते हैं, उनका मैं क्या तारुफ कराऊँ। शाहजेब खानज़ादा साहब तो बिल्कुल ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और डॉक्टर हुमा बकाई साहबा जो हैं ये पाकिस्तान में एक MITE है, मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप उसकी सरबराह हैं। मैंने इसलिए कहा MITE के एक MIT अमेरिका में भी है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि डॉक्टर हुमा बकाई साहबा जो है पाकिस्तान के MIT से उनका ताल्लुक़ है और इंटरनेशनल रिलेशंस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। और हमारे साथ पेशावर से मौजूद होंगी डॉक्टर मिनहाज मजीद खान साहबा जो इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है और वो भी हमारे साथ आज इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा हम थोड़ी देर में अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में भी जाएंगे। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हमारे ख़ास मेहमान जनाब सुहेल बड़ाइश साहब। और सुहेल बड़ाइश साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि ये जो कमला हैरिस हैं इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इनका असली नाम क्या है? देखिए जी, कमला तो मैं तो समझता हूँ कि उनका असली नाम कमला देवी है। कमला देवी जो उनकी माँ ने रखा, तमिलनाडु से चूँकि तलक है उनका, साउथ से, तो वहाँ तो हमारे जैसे ही नाम है। तो देखे हम अमेरिका में जाते हैं तो पता नहीं बड़ाइच को वो क्या बना दें। और इसी तरह उन्होंने कमला देवी को भी कमाला और कमला और पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो बेसिकली तो वो कमला देवी हैं। उनकी बहन, ये दो बहनें हैं और इनकी वालदा जो थी वो तमिलनाडु से गई थी, साइंसदान थी। इनकी फिर जमाइका के जो मिस्टर हैरिस थे उनसे शादी हो गई, ये दो बच्चियां पैदा हुई। ये अब वकील हैं और माशाल्लाह वकालत के तौर पर, प्रोसिक्यूटर के तौर पर इन्होंने बड़ा नाम कमाया। इलेक्ट हुई, वहाँ आपको पता है प्रोसिक्यूटर भी इलेक्ट होता है। और फिर ये वाइस प्रेसिडेंट रही। तो बुनियादी बात यह है कि अगर तो मेरा वोट अगर होता तो मैं तो कमला देवी को देता। आपका वोट हमेशा किसी देवी को जाता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे एशियन है। दूसरा, ट्रंप साहब बहुत अमीर हैं, रियल एस्टेट के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। कमला देवी जो हैं ये मिडिल क्लास से उठी हैं, तो मेरी उनके साथ हमदर्दी है। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि हमेशा इमिग्रेंट्स को भी सपोर्ट करती है। तो इसलिए ये वो वजूहत है जिनकी वजह से मैं कमला देवी को देता। लेकिन बड़ा टाइट इलेक्शन है। और सिर्फ एक फिक्रा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर तो कमला देवी जीती तो कोई इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में अमेरिका की चेंज नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। और अगर ट्रंप जीते तो बहुत बड़ी तब्दीली आई। शहजाद साहब, ट्रंप साहब के बारे में कुछ आप हमें बताएंगे। और जिस तरह के सुहेल बड़ाइश साहब को एक देवी पसंद है तो आपको भी कोई देवता पसंद है? मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप को जानना तो आपको पता बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। वो कोई रिवायती सियासतदान नहीं है। उनका जो 4 साल टर्म था उसमें भी हमने देखा कि बड़ा उतार चढ़ाव आया। मतलब एक मौके पे तो नॉर्थ कोरिया से भी वो बात करने के लिए तैयार हो गए जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। पाकिस्तान के साथ भी जो उनका डिप्लोमेटिक एक आगाज़ हुआ था वो आपको याद होगा ट्विटर के थ्रू हुआ था, जब उन्होंने पाकिस्तान पे डबल गेम का इल्ज़ाम लगाया था और इमरान खान ने उसका जवाब दिया था।
लेकिन बाद में आपने देखा कि इमरान खान के लिए उनकी एक पसंद भी जो है वो बढ़ गई। ये इलेक्शन बड़ा टफ है। जैसे इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो पैसों में ज़्यादा अमीर है कमला हैरिस से, लेकिन इस मर्तबा जो फंडिंग है वो डेमोक्रेट्स की कई ज़्यादा हुई है रिपब्लिकन्स के मुकाबले में, और जो ज़्यादातर बिलियनर्स हैं अमेरिका में वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कमला हैरिस को। तो पैसों के मुकाबले में जो उनकी ज़ाती वेल्थ अपनी जगह पे, लेकिन जो मेजर डोनर्स हैं वो इस वक्त कमला हैरिस के साथ हैं। इलेक्शन सबको पता है, ओपिनियन पोल जितने भी देखें मेरे साहब, वो 1% 2% ऊपर नीचे हर स्टेट में ऐसा ही है। और ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, 44 स्टेट्स पे तो पता ही है कि क्या होना है। रिपब्लिकन्स वहाँ पे फेवरेट हैं, डेमोक्रेट्स फेवरेट हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा तब्दीली आ जाए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो कैलिफोर्निया भी जीत जाऊंगा, और अगर नहीं जीता तो उसका मतलब मेरे साथ धांधली हुई है। तो वो तो ये अभी से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जो फिर 7 स्टेट्स हैं जिसके इलेक्टोरल वोट्स 93 हैं, वो फैसला कौन होंगे, और उसमें भी पेंसिल्वेनिया जो है वो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे भी वो 7 स्टेट्स हैं, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। और पेंसिल्वेनिया क्योंकि ईस्ट पे है तो वहाँ पे पोलिंग अब आगाज़ भी हो चुका होगा, और वहाँ पे नताइज भी पहले आ जाएंगे वेस्ट के मुकाबले में। तो वहाँ पे कहा जाता है कि जो डेमोग्राफिक्स हैं वो आपको एक अच्छा गाइड दे देते हैं कि जो बाकी चांस किसका लग रहा है आपको? मैं तो 50-50। मेरे साहब ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज मेरी कुछ लोगों से बात की, अब उनकी भी लीनिंग, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है डिवीजन बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान में जो हम कहते हैं सियासी डिवीजन है, वहाँ तो इंतहा नहीं, मैं तो ट्रंप को तो क्या ही वोट देना, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे लग रहा है कि बड़ा एक टफ इलेक्शन होने जा रहा है। जी शादिब खानज़ाद साहब, आप 50-50 वाला हैं थॉट, या आपका कोई क्लियर ओपिनियन है कि फलां जीतेगा? मुझे पोल्स 50-50 बता रहे हैं, बट मेरा दिल ये चाहता है कि ट्रंप हार जाए, क्योंकि जितनी एक्सट्रीम एक पॉलिटिक्स ट्रंप करते हैं, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सारी दुनिया एंशियस नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर है ट्रंप। तो आमतौर पर होता है लोगों को या फिर ममालिक को, आउटसाइडर किस सेंस में? क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनका, और वो बिल्कुल बाहर से आए हैं, और जिसको वो फख्र से बताते भी हैं। तो आमतौर पर होता है कि दीगर ममालिक भी और खुद अमेरिका के लोग भी, उन्हें होता है रिपब्लिकन आ गए तो ये पॉलिसी होगी, डेमोक्रेट्स आ गए तो ये पॉलिसी होगी, मगर सब एंशियस हैं। कल CNN पर पोल चल रहा था कि 70% वोटर, जब हम उनसे पूछ रहे हैं तो वो एंशियस हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ अमेरिका के अंदर। और अमेरिका से बाहर आपको पता है, यहाँ पर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद है, ट्रंप आएंगे तो इमरान खान को बाहर निकालेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की पार्टी को बड़ी उम्मीद है, जब से उन्होंने ट्वीट किया है ट्रंप ने बांग्लादेश के हालात के हवाले से और मिनॉरिटीज़ पर जो क्रैकडाउन हुआ उस हवाले से उनके साथ जो गलत हुआ, तो उन्हें बड़ी उम्मीद है। फिर हमें चाइना का नज़र आता है कि टैरिफ्स क्या होंगे, यूरोपियन ममालिक, क्योंकि अब यूक्रेन की वॉर इधर उधर जारी, तो तकरीबन दुनिया में ये इस बात से एंशियस नहीं है कि डेमोक्रेट्स आ गए या रिपब्लिकन आ गए, इस बात से कि ट्रंप आ गए तो फिर ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि अनसर्टन उनका बिहेवियर रहा है पास्ट में भी, अलाइज के साथ किस किस्म का बर्ताव करते हैं। फिर नॉर्थ कोरिया की जो शहजाद बात बता रहे थे, तो एक ऐसे आदमी जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा है, मगर मुझे लग रहा है कि शायद कमला हैरिस जीत। ओह अच्छा, डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, आपकी जो गहरी नज़र है क्या बता रही है? देखिए जी, गहरी नज़र ये बता रही है कि पोलराइजेशन बहुत है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि हम ट्रंप को हर वक्त बुरा कहते हैं, अमरीकी भी बुरा कहते हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी मैच्योर रिपब्लिकन पार्टी ने, मतलब जो कुछ ट्रंप ने किया उसको एक नाम मिला, ट्रंपिज्म, और लोगों ने कहा ट्रंप चला जाएगा, ट्रंपिज्म कभी नहीं जाएगा। लेकिन रिपब्लिकन्स ने तो आज ये फैसला किया कि ट्रंपिज्म को वापस लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस कैंडिडेट को फील्ड किया। और जो बड़ी बहस है वो ये है कि कीप अमेरिका वाइट, अमेरिका को सफ़ेद रखिए और वाइट सुपरमेसी को ज़िंदा रखिए। और बिल्कुल सही बात है, कमला देवी एजुकेटेड भी हैं, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड ज़बरदस्त काम किया है। जो भी फंडिंग की बात हो रही थी, अनप्रेसिडेंटेड फंड्स उन्होंने जमात के लिए जमा किए, जो कहा गया था कि वो नहीं कर पाएंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या अमेरिका इतना पॉलिटिकली मैच्योर है कि एक कलर्ड औरत को वाइट हाउस में पहुंचाए? क्योंकि वो तो वाइट हिलरी को, एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट को भी वाइट हाउस नहीं दे सका था। आज ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा कि अगर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो मुझे वोट दें। इसका उनको फ़ायदा होगा? 200% फ़ायदा होगा, इसीलिए उन्होंने पिच किया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हिलरी भी इसीलिए हारी। 200%? जी, क्योंकि हिलरी ये एस्टेब्लिशमेंट हर दुनिया में हर जगह पे जो है ये अनपॉपुलर है। आपसे मैं ये नहीं कह रही, मैं अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूं। सवाल ये कि दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगे या नहीं? हिलरी भी तो एस्टेब्लिशमेंट की कैंडिडेट थी ना। अगर बर्नी सैंडर्स को उस वक्त ये लोग फील्ड कर देते शायद। तो आपके ख्याल में कौन जीत रहा है? मेरे ख्याल में ट्रंप के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओह अच्छा, अब मैं चलता हूँ जी पेशावर, डॉक्टर मिनाज खान साहबा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने हमें टाइम दिया। पेशावर में बैठ के आपको जो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है इसमें कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? हामिद साहब जो आपके साथ माहिरीन बैठे हुए हैं, उनकी राय सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि 50-50 चांसेस है, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, बावजूद इसके कि आप कहते हैं कि जी स्विंग स्टेट्स जो हैं वो बैटल ग्राउंड है और वहाँ पे वही डिसाइड करते हैं ज़्यादातर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के चांसेस को कि जीतना है या हारना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि उनका जो पॉलिटिकल कैंपेन थी वो किस तरह से चली थी, कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी फंडिंग की थी, किन लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया था। तो कामला हैरिस का अगर हम लोग देखें तो जनरली वो मिडिल क्लास की बात करती हैं, लोअर इनकम की बात करती हैं, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, हेल्थ केयर, और इमिग्रेंट्स की भी वो मतलब सपोर्ट करती हैं कि उनके लिए लीगल तरीका हम लोग अपनाएंगे। तो उस लिहाज से अगर हम लोग देखते हैं तो फिर आपकी जो लॉबीज़ हैं, जितने भी बाहर के वहाँ पे लोग आबाद में बाहर से आके वहाँ की जो लोकल लॉबीज़ हैं, फिर रिलीजियस लॉबीज़ हैं जिनमें स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो इजराइली ये जूइश लॉबी है, पाक जो है, इसी तरह आर्मेनियन लॉबी है, फिर क्यूबन है। वो जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है कामला के लिए। तो मेरे ख्याल में जो जिस तरह से उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है तो उनके लिए तो काफ़ी वो उनके इंटरेस्ट की बात कर रही हैं। दूसरी तरफ जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि वो किन लोगों को, और ख़ासकर जब हम रिपब्लिकन पार्टी की बात करते हैं कि उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है, तो रिपब्लिकन पार्टी बेसिकली मैं कहूँगी कि एक ट्रेडिशनलिस्ट या कंजर्वेटिव पार्टी है जिन्होंने हमेशा रिलीजन को अहमियत दी है ड्यूरिंग इलेक्शंस, और उनकी पॉलिसीज़ जो है वो ऐसी होती हैं कि रिलीजियस कंजर्वेटिव्स उनसे ज़्यादा खुश होते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चर्च और स्टेट को की सेग्रीगेशन करता है। प्रेसिडेंट बुश ने जब उनकी का सेकंड टर्म था, नहीं सॉरी फर्स्ट टर्म था, उस वक्त उन्होंने फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ख़ास फंडिंग मुकर्रर की थी। यही वजह है कि जो रिलीजियस लॉबीज़ हैं या जो ख़ासकर रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिनमें 76 पॉइंट समथिंग जो है क्रिश्चियंस हैं अमेरिका में, 55% ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस हैं, उनको फिर रिपब्लिकन पार्टी बहुत अपील करेगी जब, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी पॉलिसी चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, वो ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिसी हो। अच्छा, मैं जरा आपको थोड़ा सा बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो मिशिगन में उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो गुफ्तगू की तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र उन्होंने कैसे किया, जरा सुनिए जी साहब का एक क्लिप। To me, we have one really major threat. That's called nuclear weapons. We have other countries that are hostile to us, but you essentially have 5 countries, and you're going to have more. Whether you like it or not, you're going to have more. It's the single biggest threat to the world. Not only Michigan, to the world. Even Pakistan has nuclear weapons. We have countries. India has a lot of nuclear force. When I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about. Not that the ocean's going to rise in 400 years, 1/8 of an inch, and you'll have more seafront property, right, if that happens. It's a tremendous problem, and we are closer to World War III today than we've ever been. World War III की बात कर रहे हैं ट्रंप साहब, और पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो इजराइल गजा में और लिबनान में कर रहा है उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। अब जो कैमला हैरिस हैं, ये इनका जो इंडियन हेरिटेज है जिसका जिक्र अभी सुहेल वड़ाइच साहब बता रहे थे कि इनका असल नाम तो कमला देवी है, तो इनका जो हेरिटेज है इसके बारे में वो क्या कहती हैं, जरा सुनें। I stand before you as the first candidate for Vice President of the United States of South Asian descent. When my mother, Shamala, stepped off the plane in California at 19 years old,
She didn't have much in the way of belongings, but she carried with her lessons from back home. Growing up, my mother would take my sister, Maya, and me back to what was then called Madras, because she wanted us to understand where she had come from and where we had ancestry. और अभी जो थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, 7 रियासतों का जिक्र कर रहे थे, तो हम ये जो ट्रांसमिशन इस वक्त आपके साथ कर रहे हैं इसमें वॉइस ऑफ अमेरिका जो है वो हमारा पार्टनर है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका के दीपक धोबल साहब हमें जो अमेरिका का इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उसके कुछ डायनामिक्स और ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताएंगे। एक मुख्तसर सी गुफ्तगू उनके साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस बार कांटे का मुकाबला है और सब कुछ चंद रियासतों पर डिपेंड करेगा। ये कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अमेरिका का मैप देखें और इसमें स्टेट्स देखें और किसी भी साल में जाएं तो आपको या तो रेड कलर नज़र आता है, ब्लू कलर नज़र आता है। जो रेड है वो रिपब्लिकन्स का कलर है, यानी रिपब्लिकन्स वहाँ से जीते हैं 2004 में, और 2004 में डेमोक्रेट्स इन रियासतों से जीते हैं। अब हमको इसको समझने के लिए हर साल अगर आप जाएंगे तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि कैलिफोर्निया है या न्यूयॉर्क है, इलिनॉय है, ये डेमोक्रेट्स को ही वोट देते आ रहे हैं एक लंबे समय से। इसी तरीके से टेक्सास, टेक्सास है, अगर आप जाएं 2004 के अंदर टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, ये वो स्टेट्स हैं जो कि रिपब्लिकन्स को वोट देते आ रहे हैं लंबे समय से। अब अगर हम ये माने कि इस बार भी जो रियासतें डेमोक्रेट्स को वोट देती आ रही हैं वो डेमोक्रेट्स को देंगी और जो रिपब्लिकन्स को देती आ रही है वो रिपब्लिकन्स को देंगी, तो इसमें ये वो रियासतें हैं जो कि कमला हैरिस के लिए वोट करेंगी, ये हैं जो ट्रंप के लिए वोट करेंगी। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो नंबर बनता है 226 और ट्रंप के सारी रियासतों को जोड़ा जाए तो 219। अब 226 से 270 ये लोग कैसे पहुंचेंगे या 219 से 270 कैसे पहुंचेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा चंद रियासतों में जिसको कि हम स्विंग स्टेट्स कह रहे हैं, स्विंग स्टेट कह रहे हैं। इस बारी जो स्विंग स्टेट हैं वो ये 7 रियासतें हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया। स्विंग स्टेट होते क्या हैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पर आप इस वक्त ये स्टेट है पेंसिल्वेनिया। अब इस स्टेट के अंदर अगर हम देखें 2012 के अंदर पेंसिल्वेनिया ब्लू है, इसको जीता था बराक ओबामा ने। 2016 में ये लाल हो गई, इसको ट्रंप ने जीता था। 2020 में ये वापस ब्लू हो गई, इसको वापस बाइडेन ने जीत लिया था। 2024 में इस रियासत पर सबकी तवज्जो है क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक बहुत अहम रियासत है। इसमें जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा जो हैं उसके अंदर इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसीलिए और कमला हैरिस के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बहुत मुश्किल से ही व्हाइट हाउस पहुंच पाएगा अगर वो पेंसिल्वेनिया हार जाता है तो। इसीलिए जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं उन पर सब लोगों की नज़र है और उसमें भी पेंसिल्वेनिया पे खास तौर पर। तो ये थे दीपक धोबल साहब वॉइस ऑफ अमेरिका के, हमें स्विंग स्टेट्स के बारे में बता रहे थे। सुहेल मलाई साहब, अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि फ़र्ज़ करें कि आप कह रहे थे कि अगर आप के इख्तियार में हो तो आप अपनी कमला देवी को जितवा दें, फ़र्ज़ करें वो जीत जाती हैं, पाकिस्तान पे उसके क्या असरात होंगे? देखें, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी बाइडेन साहब के साथ, तो जो बाइडेन साहब की पॉलिसी है वही पॉलिसी रहेगी और वो पॉलिसी मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में कोई गहरी दोस्ती या कोई हमारी बहुत ज़्यादा इमदाद या इस तरह का नहीं, कोई तकरीबन लातल्की और बेगानगी का तल्लुक है। लेकिन जो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी रियासत है इसके साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, ख़राब कम अज़ कम नहीं। और जो अगर ट्रंप साहब आते हैं तो डेफिनेटली एक नया रिलेशनशिप बनेगा क्योंकि वो सबके साथ ही एक नया रिलेशनशिप बनाएंगे। वो दो तरफा भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें एक तरफ वो जब चाइना पे पाबंदियां लगाएंगे तो चाइना से टेंशन बनेगी। अगर पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो पाकिस्तान की सियासत में भी मुदाखलत करेंगे, अगरचे मेरा तो इत्तेफाक नहीं है इससे, लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो कोई ट्वीट करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो अब उसके असरात होंगे पाकिस्तान पर। और फिर इसी तरह अगर वो रूस के साथ उनके क्या मामलात होते हैं यूक्रेन पे, हमारी आजकल
रूस से भी एक बढ़ती हुई दोस्ती है, उसके भी हम पर असरात होंगे। फिर उनका इंडिया के साथ क्या तल्लुक बनता है, उससे भी होंगे। फिर इजराइल सबसे अहम है, क्योंकि जो इस वक्त बाइडन है और ट्रंप है, दोनों ही इजराइल के सपोर्टर हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ा सपोर्टर कौन है? मेरा ख्याल है कि ट्रंप ज़्यादा बड़े सपोर्टर। अच्छा जी, आप एक मिनट, आप इत्तेफाक कर रही हैं कि ट्रंप बड़ा सपोर्टर है इसराइल के? बड़े सपोर्टर है, लेकिन उनका तरीका बहुत फर्क है। अच्छा, क्योंकि दोनों वारदाती है। बिल्कुल जी, दोनों वारदाती है। बाय पार्टिसन कंसेंसस है, पुष्टपनाही पूरी है, लेकिन तरीका वारदात फर्क है। फॉर एग्जांपल उन्होंने उसका इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि हमने गलती की कि हमने इब्राहिम अकॉर्ड्स जो हुआ था, जिसके बाद इजराइल बहुत कंफर्टेबल हो गया था कि अब तो हमें रिकग्निशन भी मिल जाएगा सफारती, वो कहते हैं उसमें पैलेस्टीनियंस को भी कुछ हिस्सा देना चाहिए था। तो ट्रंप एसेंशली एक बिजनेसमैन है जो निगोसिएशंस में बहुत सीरियसली बिलीव करता है। उसने यही बात मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में भी लाया, इब्राहिम अकॉर्ड्स का। लेकिन आज ट्रंप साहब ने तो एक मुस्लिम कार्ड खेला है, उन्होंने मुसलमानों और अरबों के वोट लेने के लिए एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट भी कर दिया। वो उन्होंने हर कार्ड खेला है। उन्होंने अपनी एक जगह पर इमरान खान साहब की वीडियो भी चलाई ताकि जो वहाँ के पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो उनको सपोर्ट करे। तो वो हर वो कार्ड खेल रहे हैं जिससे उनको मदद मिले। अच्छा, मैं शाहजेब साहब आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि ट्रंप साहब ने इमरान खान कार्ड कैसे खेला है। जो ट्रंप ने जो इमरान खान और पाकिस्तान का जिक्र किया, ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, टेक्निकल फॉल्ट आ गई ना शाहजेब साहब? आपने बात क्या हुआ? कैसी की थी? उन्होंने बानी पीटीआई नहीं कहा था क्या? इमरान खान कह दिया था क्या? अच्छा, मैं सीधा सवाल पे आ जाता हूँ ना। टेक्निकल प्रॉब्लम समझते हैं ना आप? ये भी टेक्निकली मसला है सर, बानी और बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है। बानी पीटीआई और इमरान खान एक टेक्निकल इशू है हमारा तो है ना। ये बताएं कि ये जो ट्रंप साहब ने बानी पीटीआई कार्ड खेला है वहाँ पे, इमरान खान कार्ड नहीं खेला, बानी पीटीआई कार्ड खेला है, इसमें वो कामयाब हो जाएंगे? देखिए, कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यहाँ पर कह रही है कि जैसे ट्रंप आएंगे तो वो रिहा हो जाएंगे, यानी। और इमरान खान साहब की ओवरसीज सपोर्ट सबसे ज़्यादा है पाकिस्तानियों में। मगर बकाई साहबा ठीक कह रही हैं कि सारे कार्ड खेले हैं ट्रंप ने। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर मिनॉरिटीज़ के हवाले से, जो इंडिया हिंदुओं को अगर पैगाम देना है तो उस हवाले से उन्होंने कार्ड खेला है। मुसलमानों को पैगाम देना है तो वो कार्ड खेला है। इमरान खान साहब की पार्टी को पैगाम देना है तो कार्ड खेला है। हसीना वाजी साहिबा की पार्टी को पैगाम देना है तो कार्ड खेला है, ताकि सबके वोट मिल सकें। मगर वो जो उम्मीदें हैं सबकी वो पूरी होंगी, मुझे नहीं लगता पूरी होंगी, क्योंकि एक तो दूसरी दफ़ा के लिए इलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है उसके बाद उन्हें एक कोई दूसरा इलेक्शन लड़ना नहीं है। और ट्रंप इस मामले के लिए जाना जाते हैं कि ट्रंप के लिए एक ही चीज़ मैटर करती है, वो ट्रंप है। कि ट्रंप की सारी जो सियासत है वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। नरगिसियत का शिकार ना सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, एक टिपिकल राइट विंग नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज भी जिनके अंदर हैं। वो इस किस्म के सियासतदान हैं जो सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं अपनी कौम को भी, दूसरी कौम को ही नहीं। या पीटीआई के सपोर्टर्स को बांग्लादेश में ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं, किसी और का जिक्र कर रहे हैं? मैं अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं किसी और का, तो फिर वो ना सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं बल्कि सिर्फ उस चीज में यकीन रखते हैं जो वो जीतते हैं। यानी कि अगर कल या परसों रात को हमारे लिए ट्रांसमिशन और इलेक्शन खत्म हो जाएगा अगर कमला हैरिस हार गई, अगर ट्रंप हार गए तो खत्म नहीं होगा, नहीं अमेरिकन के लिए खत्म होगा, क्योंकि वो हार मानेंगे नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन। अब आपको इससे भी अब आपको इस बात से भी कोई और याद आ रहा होगा कि और कोई भी है जो सिर्फ उस वक्त इलेक्शन को मानते हैं जब वो जीता है, मगर वो जो कोई है वो इस दफा 9 फरवरी को ठीक था वैसे। अच्छा, पहले गलत होता था। एक अच्छी खबर आपको सुनानी है शहजाद इकबाल साहब। जी जी, अच्छी खबर है, हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया जी। अच्छा, सुनाएं जी ट्रंप साहब ने क्या कहा। Well, we're visiting right now, so we won't really have to. But I wanted to say hello. For both a relationship standpoint, we've had a great relationship, and from the standpoint of our two countries, we're getting along very well. I would say we've never been closer with Pakistan than we are right now, and that's a big statement. Although I wouldn't say at all times we were close as a country, but we are very close right now because of the relationship that we have. So it's very important. शहजाद इकबाल साहब, बड़ा ही शॉर्ट और स्वीट सा सवाल है। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो क्या पाकिस्तान में किसी को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता। ये जो पीटीआई वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर मैंने ट्रंप पीटीआई का नाम ही नहीं लिया। वो तो है ना। देखिए, अब तो ये सामने आ चुकी है ना। अलीमा खान साहबा ने मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक कहा कि वो क्या हमारे अब्बा हैं
कि वो यहाँ आके इंटरफेयर करेंगे पाकिस्तान की सियासत में, इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे जो भी होना है, चाहे वो सियासी बुनियाद पर हो या कानून के मुताबिक हो, पाकिस्तान के अंदर होना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें मेरे ख्याल से एक तो अनरियलिस्टिक भी है और गलत भी है, क्योंकि वो आपको पता है सारी जो थ्योरी थी कि साजिश हुई है और यह साजिश है या इंटरफेरेंस है, तो क्यों आप उम्मीद लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे? और मुझे नहीं लगता वो आएंगे तो ये करेंगे भी। और दूसरा जो पाकिस्तानी वोटर को केटर करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं फैक्ट्स बताऊं, पाक पैक जो है वो सबसे बड़ा फोरम है जहां अमेरिकन और पाकिस्तानीज हैं, और उन्होंने इंडोर्स किया है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन दूसरे भी ऐसे फोरम्स हैं जिन्होंने किसी को इंडोर्स नहीं किया, ना डोनाल्ड ट्रंप को, ना कमला हैरिस को। अब पाकिस्तानी कहां पे ज्यादा है अमेरिका में? आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेंगे, न्यू जर्सी में मिलेंगे, शिकागो में मिलेंगे, ये तो वैसे ही डेमोक्रेट्स के हैं। तो वहां पे अगर कुछ पाकिस्तानी इनको वोट दे भी दे तब भी रिजल्ट नहीं बदलेगा। हाँ, टेक्सास में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी, उसमें टेक्सास में आपको पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी मिलती है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है वो वैसे ही हार्डकोर जो है इलाका रिपब्लिकन। मिशिगन में है, मिशिगन में दोनों आपको मिलेंगे, रिपब्लिकन्स भी हैं वहाँ पे डेमोक्रेट्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी वोटर को उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर ट्रंप को वोट मिल जाए। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अगर कमला हैरिस आती हैं तो जैसे सोहेल साहब ने कहा एक स्टेटस कोई रहेगा, ट्रंप आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कुछ भी में अगर ये है कि और अगर वो नहीं भी आते, अगर वो नहीं भी आते तो बहुत कुछ होगा। हाँ, यहाँ मुझे लगता है ये सब कुछ तबकों में फेयर ज्यादा है कि वो आ गए तो वो इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो ये वाली बात कि इमरान खान को वो रिहा करके ले जाएंगे या कोई ऐसा उनके हक में बयान दे देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक अप्रोच है उनकी। साहब एक और भी थ्योरी है जी, फर्ज करें ट्रंप साहब आ जाते हैं, ये भी फर्ज करें कि वो इमरान के लिए एक्टिव हो जाते हैं, ये भी फ़र्ज़ करें कि वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं, तो ये तो हमारी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए लॉटरी निकल आएगी। अच्छा, मेरा ना वो लॉटरी निकल आएगी। मेरा ब्रेक का टाइम हो चुका है और ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक फ़िक्रा जो है वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रंप आते हैं या नहीं आते वो तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा, लेकिन पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके हेड के तौर पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आ चुके हैं। तो अब ट्रंप साहब आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। यूएस इलेक्शन 2024 की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदेद। ब्रेक जब हम ले रहे थे तो सुहेल वड़ाइच साहब किसी लॉटरी का जिक्र कर रहे थे। जी वड़ाइच साहब, कौन सी लॉटरी है वो देखें ना, हर जो चीज़ होती है ना उसका कोई ना कोई तोड़ भी होता है। फ़र्ज़ करें अगर मैं जैसे कह रहा था कि मफरूज़े 2-3 बना लेते हैं कि जी ट्रंप जीत जाते हैं, ट्रंप वाकई इमरान खान के लिए बहुत कोशिश करते हैं, दबाव डालते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास भी फिर एक कार्ड है, लॉटरी निकलेगी इनकी कि ये साबित करेंगे कि अच्छा ये तो फिर अमेरिका और जो है यहूदी लॉबी जो पहले ही वो ऑलरेडी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उनको तो मौका मिल जाएगा ये बात करने का। तो हर चीज़ जो है ना सियासत में कोई पता नहीं होता कौन सा कार्ड किस वक्त किसके हाथ लग जाए, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर मिनाज मजीद खान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा, वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। आप इत्तेफाक करती हैं हुमा बकाई साहबा जो सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं? लॉटरी देखिए, मैं इस तरह से तो नहीं इत्तेफाक करती कि लॉटरी निकलेगी नहीं, क्योंकि माशी तौर पर तो ये फंसे हुए हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के साथ और वहाँ ये फंसे रहेंगे। और जो चाइना से ये बेल आउट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बेल आउट्स आए नहीं, दूसरी जगहों से भी नहीं आए, और कुछ इन्होंने जो सफारती फुटवर्क किया वो भी बहुत ख़राब किया, बिलखुसूस चाइना के हवाले से। तो कमिंग बैक टू यूएस, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ओपनली हेड ऑन जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो कितना इंटरनेशनल प्रेशर आया था और ज़िया साहब ने वो किया जो उन्हें करना था। और अगर आप मुझे 2 मिनट इजाज़त दें, आप देखें कि सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान है ख़ित्ते में जिसके अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हैं। रशिया से बेहतर हो गए, ईरान से बेहतर हो गए, चाइना से बेहतर हो गए, और हम जो सारी उम्र अफगानिस्तान को पालते रहे, हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से ख़राब हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा अमेरिकन टिल्ट है एक बार फिर। अच्छा जी, तो इसमें यानी कि अगर ट्रंप या कैमला दोनों में से कोई भी जीते तो इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे भी असर पड़ेगा? मेरे ख्याल है पाकिस्तान के ताल्लुकात वही रहेंगे अफगानिस्तान के साथ जो अमेरिका की चाहत होगी, क्योंकि उनका फोकस एक बार फिर अमेरिका
का अफ़गानिस्तान की तरफ है। और ये जो एक सफ़बंदी सी हो रही है, ईरान, अफ़गानिस्तान, रशिया चाइना, अफ़गानिस्तान, इवन द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, अफ़गानिस्तान, वहाँ फिर पाकिस्तान फुटहोल्ड बनता है उनका। शाहजेब साहब, ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी आज पाक दौरे पे हैं, तो एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहा है और ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही ईरान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान न सिर्फ ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहा है बल्कि चाइना के साथ भी तो उसके ताल्लुकात पहले से काफ़ी बेहतर हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो भी जीतता है, ट्रंप या कमला हैरिस, जो पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन का मंसूबा बनाया था, उसमें दोनों में से कौन रिलैक्सेशन देगा पाकिस्तान? दोनों में से कोई भी नहीं देगा। ट्रंप की तो ज़ाहिर है एक बहुत सख्त लाइन रही है। ओबामा के ज़माने में अगर कोई डील हुई भी थी, ट्रंप ने देखा उसको किस तरीके से उनकी और क्या पोजीशन थी, किस तरीके से मामला डीरेल हुए, तो ट्रंप की तो ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा सख्त पोजीशन है, प्रो इसराइल पोजीशन। हालांकि तमाम जमातें ही इसराइल के हक में बयान देती हैं, बट ट्रंप का एक बहुत ज़्यादा बयानिया इस हवाले से रहा है। वो तो बाइडेन इंतजामिया पर उल्टा तनकीद करते हैं इस हवाले से कि उतना ज़्यादा प्रो इसराइल नहीं है जितना उनको होना चाहिए। तो कोई मेरे नहीं ख्याल कि दोनों के हिसाब से कोई फ़र्क पड़ेगा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ क्या ताल्लुकात होंगे या पाकिस्तान आईपी गैस पाइपलाइन जो है उसको बना पाएगा। ये दोनों सूरतों में मुमकिन नज़र नहीं आता। अच्छा, एक गुजारिश करता हूँ, ये जो आईपी गैस लाइन है ना, ये पॉलिटिकल स्लोगन है। के लिए जो प्राइसिंग करनी है पाकिस्तान को उसने की ही नहीं। जो अप्लाई इंडिया किस तरह ले लेता है, इंडिया तो रशिया से भी ऑयल ले लेता है ना, तो अब तो हम भी ले रहे हैं जी। तो उसके लिए जो काम ईरान से हमें करना है ना, वो हमने किया ही नहीं है। और जो जिस प्राइसिंग पे बात तय हुई है वो प्राइसिंग हम अफोर्ड ही नहीं। अच्छा, मैं डॉक्टर मिनाज मजीद साहबा के पास जाता हूँ जी, पेशावर। डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन में कोई भी जीते, ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, पाकिस्तान का जो एक ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ, उस पे कोई असर पड़ेगा, कोई बेहतरी होगी? दोनों में से कौन जीतेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक की अगर आप बात करते हैं तो जी, हमारी तो एक हिस्ट्री रही है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। जहाँ तक अमेरिका का कि किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के सक्सेस की बात है और उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस के ऊपर है, तो वो मैं नहीं समझती कि यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी में ऐसे सच कमी आएगी। यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है, नंबर 1। दूसरे ये है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में उनका कंसर्न जो है, मेन कंसर्न एक तो ये है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दूसरे लिथियम, मैं कहूँगी कि उनके लिए ख़ास अट्रैक्शन की एक मिनरल है या रिसोर्स है जिसके लिए वो अफगानिस्तान उनके लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की अपनी एक जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है। वो जब तक उनका इंटरेस्ट इस रीजन में है तो पाकिस्तान के साथ वो उनकी हालांकि पॉलिसी कैरेट एंड स्टिक वाली रही है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर वो डिपेंडेंट रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप आते हैं या आपके डेमोक्रेट्स कमला हैरिस आती हैं, उनका यही है कि फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रहेगी। लेकिन चूंकि ट्रंप जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो जब वो प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तकरीबन, अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स 10 एक्सपोर्ट्स जाती हैं तो उनमें 2 तकरीबन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होती हैं, जिसमें हम टेक्सटाइल जो है और आपके जो ये गारमेंट्स इंडस्ट्री है वो हम भिजवाते हैं। ट्रंप कहते हैं कि चाइना के ऊपर उन्होंने 60% जो है टैरिफ लगाना है और 10% बाकी दूसरे ममालिक के ऊपर। तो वो 10% अगर पाकिस्तान के ऊपर लगता है तो हमें काफ़ी फिर नुकसान होगा। दूसरे जानिब अगर हम कमला हैरिस को देखते हैं तो वो जो है वो ओपननेस की बात करती हैं, कोऑपरेशन की बात करती हैं, डायलॉग की बात करती हैं और फिर अलाइज को सपोर्ट करने की बात करती हैं। तो जब तक पाकिस्तान उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस कार्ड को बाय करना चाहिए।
अमेरिकन जो है हमारे ऊपर हमें फॉरेन असिस्टेंट, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी देंगे, हमारी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो भी रहेगी मुल्क में, क्योंकि अमेरिका का इस रीजन में एक खास इंटरेस्ट है। अच्छा, ये कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका का अब इस रीजन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या कहेंगे शहजाद इकबाल साहब? है, क्योंकि जाहिर सी बात है अफगानिस्तान से इनखला के बाद जो है वो इम्पोर्टेंस तो नहीं रही अफगानिस्तान की, और इस रीजन में वो है भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे जो ये अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है वो ये कहते हैं कि अमेरिका क्यों जंग में पड़े, किसी और मुल्क में जाके क्यों जंग करें, हम अपनी इकॉनमी को बेहतर करें। चाइना के जो इंपोर्ट आते हैं उस पर ड्यूटी लगाने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल वो एक ऐसा इशू है जहां पे उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली कि हम जंग बंदी करेंगे। कैमला हैरिस तो कह रही है यूक्रेन पे वो कह रहे हैं कि जी मैं 24 घंटे में जंग खत्म करा दूंगा। जी बिल्कुल कह रहे, फंडिंग बंद करेंगे। नहीं, कैमला हैरिस तो कह रही है कि हम फंडिंग जो है उसकी बढ़ाएंगे उल्टा इजराइल के हवाले से, तो उन्होंने कह दिया है। और अभी जो बात हो रही थी आपको याद होगा 2020-19 में ही हमने देखा था जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी जब रिकग्नाइज करना शुरू किया इजराइल को, और पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव आ रहा था, तो वो भी वही टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, और उनके जो अपनी फैमिली है उन्होंने इसमें बड़ा एक रोल प्ले किया था कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जो है वो हम इस बात पे मनाएं कि वो रिकग्नाइज करें। तो जहां वो एक जंग बंदी की बात करते हैं, लेकिन इजराइल के हवाले से उनकी पॉलिसी जो है वो इतनी क्लियर नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा अहम इशू है कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन पे, मजहबी आज़ादियों के हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार किया जाता है। पहले मैं ज़रा बता देता हूँ आपको कि वो किस तरह की तशवीश का इजहार की। एक है जी US पॉलिसी ऑन ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस इशूज़ इन पाकिस्तान, ये ज़रा एक क्लिप सुनवा दें। We regularly engage with our Pakistani counterparts on issues of human rights, including religious freedom and the treatment of religious minorities. We remain concerned by continued incidents and reports of systematic ongoing violations of fundamental religious freedoms. We have made this clear not only in Pakistan's designation as a country of particular concern, but also in the department's annual International Religious Freedom Report and Country Report on Human Rights Practices. अच्छा, डॉक्टर हुमा बकाई साहब, अगर कैमला हैरिस जीतती हैं तो ये जो इश्यूज हैं जिनका जिक्र स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने किया है, पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा जी, नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान क्या किसी भी मुल्क को जब उसको ज़रूरत होती है तो इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के जब जमहूरियतें नहीं थी तो ताल्लुकात इंतहाई मजबूत थे अमेरिका के साथ। रिपब्लिकन्स हमेशा हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे, तो आज भी अगर सूरत हाल कुछ इस तौर तब्दील होती है कि अफ़गानिस्तान में फुटहोल्ड के लिए उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है, या ईरान के साथ जब खलिश बढ़ती है और रीजनल वॉर का कोई सूरत हाल इमर्ज होती है, तो पाकिस्तान को रोप इन करने की कोशिश हर सूरत की जाएगी। तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान में किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन जाएगा या नहीं बनेगा, इनकार कर देगा? इनकार करने की पोजीशन में आप हैं नहीं। हमने माजी में 1-2 दफ़ा इनकार किया। फॉर एग्जांपल जब मुशर्रफ साहब से कहा गया था कि इराक़ में फ़ौजें भेजें तो उन्होंने मजबूरी इजहार किया था, उन्होंने कहा हम नहीं भेज सकते, और नहीं भेजी थी। लेकिन मैं नहीं, वो भेजना चाहते थे, लेकिन जी मैं ये नहीं कहना चाह रही थी। हाँ, फौज के अंदर से रेजिस्टेंस आई थी कि ये ह्यूमन राइट्स वॉच, एक तो अमेरिका का अपना मॉरल हाई ग्राउंड इन हवाले से डाइल्यूट हो गया। जो मिडल ईस्ट में हुआ, जो गजा में हुआ, उसके बाद उनका शक्ल ही नहीं रही है कि वो मुझसे और आपसे ह्यूमन राइट्स की बात करें। इंडिया के हवाले से भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है वो इसी तौर चलती है। आज भी अगर पाकिस्तान के साथ कोई ज़रूरत का रिश्ता बन जाए तो ये तमाम चीज़ें पशेपस चल आप इत्तेफाक करते हैं शाजिब साहब? जी, ज़ाहिर ज़रूरत का रिश्ता। और आप जो कह रहे थे कि अगर कोई प्रॉक्सी वॉर शुरू होती है सन क्या करेगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि हम फैसला करने की पोजीशन में होते हैं। ऐसा लगता है हम तो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हमें दोबारा मौका मिले अमेरिका के करीब जाने का। और अमेरिका पावरफुल है, और जहाँ तक बात हो रही थी कि अमेरिका की कोई शक्ल नहीं रह गई है, बिल्कुल शक्ल तो कोई नहीं रह गई है, मगर जो पावरफुल होता है उसी के हिसाब से रूल्स ऑफ द गेम सेट होते हैं, और अमेरिका पावरफुल है। अगर कोई वजह है कि दुनिया के एक बिजनेसमैन और दुनिया की सारी इकोनॉमीज अमेरिका के साथ सोती हैं और अमेरिका के साथ उठती हैं, उनकी मार्केट्स को देख के सोती हैं, उनकी मार्केट्स को देख कर उठती हैं, और इस वक्त सब सोएंगे अमेरिका के इलेक्शन को देखकर और सब उठेंगे अमेरिका के इलेक्शन को देखकर। दिस प्रूव्स कि अमेरिका कितना अहम है, और वो अहम है, वो एक उसका इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल है और मिलिटरीली भी बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से जाहिर है सब उनकी गुड बुक्स में ही होना चाहते हैं, और ये चॉइस आप कम ही एक्सरसाइज कर पाते हैं कि आप किस तरफ खड़े होंगे, या फिर उनके मॉरल ग्राउंड को हम कितना भी जज कर लें, मगर वो हमें जज करके
बाकायदा तौर पर फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, हमें शायद वो सलाहियत नहीं। लेकिन शहजाद इकबाल साहब, डोनाल्ड ट्रंप हो या हो, जो भी अमेरिका का सदर आता है वो हम देखते हैं कि इंडिया के ज़्यादा करीब होता है। तो इसके बावजूद हम 2024 में भी इस पोजीशन में नहीं है कि हम अमेरिका की जो है टेशन कबूल करने से इनकार कर दें। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और इसीलिए आपने देखा, जो अभी हुमा बकाई साहबा ये मिसाल दे रही थी कि ईरान पे सैंक्शंस हो तब भी वो उससे तिजारत करता है, रशिया पसंद नहीं अमेरिका को तब भी रशिया से ऑयल खरीदता है। हमें बड़ी मुश्किल भी थी गैस या ऑयल उनके साथ डील करने में। और आपको पता है जब ये सारा हुआ था, जब रशिया गए थे इमरान खान साहब, तो एक बैकलैश भी आया था अमेरिका की तरफ से, उन्होंने पसंद नहीं किया था इसको। तो हम तो वो हैं जो कहते हैं $1 बिलियन दे दो, $7 बिलियन दे दो। जब IMF के पास भी जाना होता है तो हम लॉबिंग अमेरिका के थ्रू करवाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो हम तो उस पोजीशन में ही नहीं है, हमारा कंपैरिजन मेरे ख्याल से इंडिया से बनता नहीं है इस हवाले से। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब, कमला अगर जीत जाती हैं, आपने क्योंकि कमला देवी के बारे में बताया तो इसलिए मैंने कमला देवी कहा। नहीं ठीक है। तो कमला देवी अगर नहीं, असल हमारे एशियन है तो उसी नाम से पुकारे ना, नाम क्यों बिगाड़ के पुकारते हैं? जी अच्छा। कमला हैरिस नहीं, कमला देवी असल नाम है। कमला देवी। तो वो अगर देवी जीत जाती है तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत-ए-हाल पे वो ज़्यादा कोई शोर वोर तो नहीं मचाएंगी? देखिए, अमेरिका जो है एक बड़ा मुल्क है और बड़े मुल्कों की अपनी मसलतें होती हैं। उन्होंने कई डिपार्टमेंट बनाए, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट भी है, पेंटागन भी है। तो वो सारे काम करते रहते हैं। किस वक्त किसकी ज़रूरत पड़ जाए, अगर पाकिस्तान से तल्लुकात ख़राब होंगे तो ह्यूमन राइट्स इशू भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाएंगे, अगर अच्छे होंगे। और दूसरी, मैं जो बात चल रही थी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के 75 साल का आप जायज़ा लेना तो पाकिस्तान की आज तक जितनी डेवलपमेंट है वो हमेशा बैरूनी कर्जे से हुई। पाकिस्तान के सारे बजट खसारे में थे, कोई एक भी बजट सरप्लस नहीं है। तो आपकी तो शुरू से इकॉनमी वार इकॉनमी है, तो आपको तो वारों की वजह से तरक्की हुई है यहाँ। अगर वारें ना होती तो पाकिस्तान को तो कोई इमदाद ही ना देता। तो इसका मतलब है कि वारे ना हो तो हमारे वारे न्यारे नहीं हो सकते। यही तो प्रॉब्लम है कि आप वार से निकले, खुदा के लिए कोई और रास्ता निकाले। तो 75 साल से तो वार से ही चला रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप सूट नहीं करता हमें, वो तो जंग बंदी की अगर बात करता है उसको अच्छा, करेगा तो क्या करेंगे? मैंने एक रास्ता तलाश किया जी, और वो ये है कि मैंने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम 8 बजे की हेडलाइंस के साथ ही अपनी इस ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।